हेलो डियर, आपका ज्योग्राफी का पेपर 5 फरवरी से होने जा रही है। आपके पास बहुत कम टाइम रह गया है, तो ऐसे टाइम पे अभी आप लोग को उन प्रश्नों को पढ़ना चाहिए जो आपके पेपर में आपको सीधे सीधे देखने को मिले। तो डियर, कुछ वैसे ही आप लोग के लिए ज्योग्राफी का एक प्रश्न पत्र है, उसी टाइप में सेम हुबहू टाइप में आपका लेकर के आए। बस आपको इस क्लास को एंड तक देखनी, अगर आप भी चाहते हैं कि मेरा ज्योग्राफी में 70 आ जाए तो इस क्लास को आपको पूरी तरह से एंड तक देखनी चाहिए। ठीक है, अब देखिए इसमें आप लोग का पैटर्न वगैरह अगर बात करेंगे, क्वेश्चन की बात करेंगे, क्वेश्चन प्रश्न पत्र की अगर बात करें तो देखिएगा प्रश्न पत्र आपको कुछ ऐसा ही आपको दिखेंगे, सेम टू सेम इसी प्रकार का आपका टाइप रहेंगे। आप देखिए इसमें से 70 क्वेश्चन आपको कवर करवाया जाएगा। इसमें से आप खुद से कितने क्वेश्चन को सॉल्व कर पा रहे हैं ये आप कमेंट करके मुझे जरूर बताएंगे। एंड जो भी बच्चे आप लोग नए आ रहे हैं चैनल को सबसे पहले आप लोग सब्सक्राइब कर लेंगे, एंड साथ साथ में अपने अपने फ्रेंड्स के ग्रुप वगैरह जहां भी है हर जगह आप लोग शेयर कर देंगे ताकि से आपके दोस्त लोगों को हेल्प हो पाएंगे। तो चलिए डियर, हम लोग जो है शुरू करते हैं। जो आपको दिख रहा है थोड़ा सा इसको हम लोग जूम आउट कर लेते हैं ताकि आपको साफ दिखेंगे। ठीक है, चलिए तो पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ गया। क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से कौन है ना फसल जो है शुष्क कृषि से संबंधित नहीं है। ठीक है, अगर हम शुष्क कृषि की बात करें तो शुष्क कृषि किसको कहते हैं? जिसमें पानी की आवश्यकता जो है बहुत कम पड़ती है ना, पता ना आपको, जिसमें पानी की आवश्यकता बहुत कम पड़ती है, इसमें से संबंधित नहीं है, आपको बताना है। ठीक है, तो याद रखिएगा मूंगफली ये शुष्क कृषि के अंतर्गत आता है, ज्वार भी आता है, रागी भी आता है, लेकिन ये आपका गन्ना इसके अंतर्गत नहीं आएगा। तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा भाई? गन्ना आपका आंसर सही है। आगे देखिए क्वेश्चन कहलाता है कि विश्व का सबसे बड़ा तीर्थ क्रियाकलाप कौन सा है? देखिए तीर्थ क्रियाकलाप किसको कहते हैं? जो हमें सेवा प्रदान करता है। तो सबसे बड़ा क्रियाकलाप की अगर बात करते हैं तो याद रखिए तीर्थ क्रियाकलाप कौन सा होगा? पर्यटन जो है ना सबसे बड़ा तीर्थ क्रियाकलाप है, इसको आपको नोट करनी है। जैसे खनन आपका प्राथमिक में आ जाएगा, शिक्षण तृतीय में आ जाएंगे, तो ये आप लोग को याद एकदम नोट कर लेनी है, पर्यटन हो जाएंगे। आगे हम लोग देखेंगे भाई, देखिएगा इंदिरा गांधी नहर जो कमान क्षेत्र में सतत पोषणीय विकास के लिए इनमें से है ना कौन सा सबसे महत्वपूर्ण कारक है? तो याद रखिएगा परितंत्र विकास है ना, क्या हो जाएंगे? परितंत्र विकास हो जाएंगे। ये आपने दिए इंदिरा गांधी नहर कमान क्षेत्र में सतत पोषणीय विकास के लिए इनमें से कौन सबसे महत्वपूर्ण कारक होगा? कृषि विकास या आपका परितंत्र विकास। ठीक है, तो आपने सही लगाया। आगे देखिए क्वेश्चन क्या कहलाता है? रोलिंग प्लान लागू रही है ना, रोलिंग प्लान लागू रही है बाबू, तो ये बताइए कब से कब लागू रही है, ये आपको बताना है। ठीक है, अगर रोलिंग प्लान की बात करेंगे तो याद रखिएगा रोलिंग प्लान जो है ये 1974 से 77 के बीच ये आपने सटीक दिए। ठीक है, एकदम नोट कर लीजिएगा। क्वेश्चन देखेंगे, जिन क्षेत्रों में 50% से अधिक आबादी जनजातियां थी वह कौन सा है ना विकास कार्यक्रम है ना कार्यक्रम लागू किया गया है? तो आप लोग क्वेश्चन को ध्यान से समझना पड़ेगा। जिन क्षेत्रों में 50% से अधिक आबादी जनजातियां थी वह कौन सा विकास कार्यक्रम लागू किया गया? तो याद रखिएगा वो जो है जनजातीय विकास कार्यक्रम है ना, ये आपने बिल्कुल है ना नोट कर लिए होंगे। ठीक है, तो एकदम बिल्कुल अच्छे से आपको इसको नोट करना है। आगे देखिए क्वेश्चन क्या कहलाता है, ध्यान दीजिएगा। सामुदायिक विकास कार्यक्रम किस पंचवर्षीय में है ना ये शुरू किया गया था? तो सामुदायिक विकास कार्यक्रम किस पंचवर्षीय योजना में शुरू किया गया? तो पहला आपको पता है पहला पंचवर्षीय योजना 1951 से लेकर 56 तक हुआ था, और पता है यही प्रथम पंचवर्षीय योजना में ही जो ये किया गया था। इसका आंसर आपका क्या हो जाएंगे? बिल्कुल सटीक हो जाएंगे। ठीक है, बिल्कुल आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा। आगे देखिए क्वेश्चन क्या कहलाता है, भरमौर जो जनजातीय क्षेत्र भारत के है ना किस प्रांत में स्थित है? आपको किसकी बात हो रही है? भरमौर जनजाति की बात हो रही है। पता है ये हिमाचल प्रदेश में, कहां पे? तो आपने क्या दिया भाई? तो हिमाचल प्रदेश आपने सटीक लगाए। तो भरमौर जनजातीय क्षेत्र भारत के किस प्रांत में? तो ये हिमाचल प्रदेश में है ना। आगे देखिए क्वेश्चन कहलाता है, इंदिरा गांधी नहर को है ना पहले किस नाम से जाना जाता था? देखिए इंदिरा गांधी नहर को जो है पहले किस नाम से जाने जाते थे? तो याद रखिएगा राजस्थान नहर के नाम से जाने जाते थे। किस नाम से भाई? तो याद रखिएगा राजस्थान नहर से, ये आपने सटीक लगाए। ठीक है, एकदम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, एकदम आराम से आप लोग इसको सॉल्व करते चलेंगे। अब बात किसकी हो रही है? योजना आयोग की स्थापना यानी कब हुई थी? मैंने बताया ना कि योजना आयोग को भंग करके कौन सा आयोग बनाया गया है? तो भाई ये आपको पता है नीति आयोग है ना। इसका अध्यक्ष कौन होते हैं? इसका अध्यक्ष जो होते हैं प्रधानमंत्री होते हैं, और पता है इसको लागू 2015 में किया गया था। और पता है ये योजना की स्थापना 1950 मैंने आपको बताया, और आप लोग भी जो आंसर यानी 1950 दे रहे हैं तो बिल्कुल आप सटीक दे पा रहे हैं। अब देखिए ये आपको पता है योजना आयोग को भंग कब किया गया था? तो 2014 में भंग किया गया था, और लागू कब किया गया था नीति आयोग को? 2015 में। ठीक है, तो आपने सही दिया, और इसका अध्यक्ष कौन होते हैं? प्रधानमंत्री होते हैं। द लिमिट टू ग्रोथ के लेखक भाई आपको कौन बताना, इसका लेखक कौन हो जाएंगे? सही तरीके से अच्छे से आपको आंसर देने, इसका आंसर क्या हो जाएंगे? ठीक है, अगर बात करें किसके बारे में, द लिमिट टू ग्रोथ लेखक, इसका लेखक जो है कौन है? मिडोज इसका जो है लेखक है ये ग्रंथ का। ठीक है, आपको जो है आपने सही बताया। क्वेश्चन देखेंगे, प्रादेशिक असमानता का कारण। भाई प्रादेशिक जो असमानता है उसका कारण क्या है? तो उसका कारण क्या है? प्राकृतिक संसाधनों का असमान वितरण है ना। प्राकृतिक जितने सारे संसाधन है उसका जो है समान वितरण नहीं है ना। जनसंख्या घनत्व में अंतर, यानी जनसंख्या घनत्व हर जगह आप लोगों को समान नहीं दिखने को मिलेंगे, कहीं ज्यादा कहीं कम, ये जो है अंतर, ये भी क्या है? ये प्रादेशिक असमानता का कारण है। सरकार की नीति, जो सरकार की नीति है ना वो सही नहीं है, और इसकी वजह से क्या प्रादेशिक असमानता का ये कारण, यानी तीनों हो जाएंगे। ये आप लोग को नोट करने, आपने करेक्ट दिए। क्वेश्चन देखिए जो कि 12वीं पंचवर्षीय योजना की बात हो रही है, जो कि आपको पता है 12वीं पंचवर्षीय योजना की अगर बात की जाएंगे तो ये 2012 से लेकर के है ना 2012 से लेकर 2017 के बीच
नीचे है ना, ये आपने सही है, एकदम बिल्कुल करेक्ट है। आगे देखिए क्वेश्चन कहलाता है, ध्यान दीजिएगा, निम्नलिखित, आपको पता है ये 12वीं पंचवर्षीय योजना कब समाप्त कर दिया गया था, ये अब 11वीं पंचवर्षीय योजना 2012 को। आगे देखिए क्वेश्चन कहलाता है कि निम्नलिखित कारकों में से किसके कारण है ना कोंकण रेलवे की जो है अभियांत्रिकी का एक जो है क्या अनुठा बना है, तो याद रखिएगा ये 146 नदी व धाराओं से 2000 पुलों एवं 91 क्या सुरंगों को पार करता है। तो ये आप लोग ने ये गलत दिए है ना, ये अगर जो बच्चे दे रहे बिल्कुल गलत है, ये सुरंग को पार करता है ना, ये आपको ध्यान रखना है, ये चीजें नोट कर लीजिएगा। यानी ये आपको ध्यान रखना, निम्नलिखित में से कौन है ना कारकों में से जो है किसके कारण कोंकण रेलवे को जो अभियांत्रिका का एक अनूठा का यह सुरंगों को पार करता है, ये इसका आंसर हो जाएंगे भाई। ठीक है, चलिए अब एक चीज यहां आपको ध्यान रखना है, ये क्वेश्चन थोड़ा ना अधूरा लग रहा है ना इसका आंसर, ठीक है, तो आपने बिल्कुल सही दिए है ना। आगे देखिए क्वेश्चन क्या कहलाता है, निम्नलिखित में से किसे है ना किस समूह में स्वर्णिम चतुर्भुज के सबसे उत्तर और सबसे पूर्वी बिंदु है। तो याद रखिएगा स्वर्णिम चतुर्भुज की अगर बात करें ना तो ये आपका दिल्ली है ना, क्या बात हो रही है यहाँ ध्यान दीजिएगा कि स्वर्णिम चतुर्भुज का सबसे उत्तर और सबसे पूर्वी, तो उत्तर दिल्ली और या पश्चिमी पूर्वी क्या जाएंगे कोलकाता, ये आपने क्या दिया भाई, बिल्कुल करेक्ट लगाया। ठीक है, चलिए तो आपने बिल्कुल सटीक आंसर दिए, बहुत बढ़िया। आगे हम लोग देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखना है। क्वेश्चन कहलाता है कि निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर दक्षिण गलियारा को जो है ना सबसे उत्तरी बिंदु की अगर बात करेंगे तो श्रीनगर, जो कि कहां की बात हो रही है, जम्मू कश्मीर है ना, जम्मू कश्मीर, ये आपको ध्यान रखना है। जम्मू कश्मीर से लेकर के सिलचर यानी पोरबंदर गुजरात, यानी पोरबंदर अगर बात करें तो भाई गुजरात, ये गुजरात यानी गुजरात तक जो है ये चलती है, ये आपको ध्यान रखिए है ना। अब देखिए इसका आंसर आपका क्या हो जाएंगे, श्रीनगर आपने सही दिए। भारतीय रेल की शुरुआत है ना, अगर विश्व में अगर बात की जाए, विश्व में रेलवे की शुरुआत अगर बात करें जाएंगे तो यह आई थिंक 1825 में होगा। ठीक है, अब अगर भारत में अगर बात की जाए तो ये 1853 में, और सभी बच्चों को पता है कि ये कहां से कहां तक चलाया गया था, मुंबई से थाने है ना 34 किलोमीटर चलाए गए थे। ठीक है, तो आपने क्या दिया, बिल्कुल सटीक लगाया। राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 किस नदी पर तथा किन दो स्थानों के बीच पार करता है, तो याद रखिएगा वो गंगा, हल्दिया और इलाहाबाद आपने सटीक दिए। ठीक है, तो इसको आप लोग क्या करेंगे भाई, ये आप लोग नोट कर लेंगे। आगे देखिए निम्नलिखित में से जो है किस पंचवर्षीय योजना में पहला जो रेडियो कार्यक्रम प्रसारित हुआ था, तो पहला रेडियो कार्यक्रम की प्रसारित की बात करेंगे तो 1923, ये आपने सटीक लगाया, तो 1923 आपका सही हो जाएंगे है ना। और वायु की अगर बात करें वायु परिवहन का तो याद रखिएगा वो आपका 1911। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन कर रहा था भारत में सीमा सड़क संगठन कब बनाया गया था, जो सीमा सड़क संगठन की अगर बात करेंगे तो ये कब बनाया गया था, ये चीजें आप लोग को बतानी है। ठीक है ना, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा भाई, 1977 को आपने सही लगाया। ठीक है, चलिए बिल्कुल सही है, 1977 को आपने क्या दिया है, सटीक दिए है ना, सॉरी 1970 को, 77 नहीं है 70 यानी 70 को। ठीक है, ये आपने सही लगाया। आगे देखिए क्वेश्चन कहलाता है कि स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना मार्ग की लंबाई कितनी है, जो कि स्वर्णिम चतुर्भुज है ना परियोजना की अगर लंबाई की अगर बात करेंगे तो याद रखिएगा इसकी लंबाई टोटल जो है कितना है, यानी कितना हो जाएगा 1840, यानी आपको याद रखना है, इसका आंसर सही आपने दिया है, बिल्कुल करेक्ट लगाए। ठीक है, स्वर्णिम चतुर्भुज मार्ग आपका लंबाई कितनी है, तो 1840 किलोमीटर ये जो है इसका क्या है, लंबाई है। आगे देखिए इनमें से राष्ट्रीय मार्ग 2 है ना, ये राष्ट्रीय मार्ग 2 जो है ना वो कहां से किसको जोड़ता है, तो याद रखिएगा दिल्ली से कोलकाता, ये आप लोग को भाई नोट करना है, एकदम देख रहे हैं, एकदम बिल्कुल न्यू आप लोग को क्वेश्चन आप लोग के लिए एकदम आराम से आपको आंसर देनी है। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन क्या कहलाता है, ध्यान दीजिएगा कि भारत है ना, भारत में प्रमुख पतनों की संख्या, आप किसके बारे में पूछेगा, भारत में जो प्रमुख पतन की संख्या की अगर बात करेंगे तो पतन कितना है, तो 12 पतन है ना, कितने पतन है भाई, तो 12 पतन आपने सही लगाए। आगे देखिए क्वेश्चन कहलाता है भारत में टेलीविजन का प्रसारण कब प्रारंभ हुआ था, टेलीविजन की बात हो रही है तो ये आपको बताना है 1940, 1910, 1960, 1951, तो 1960 आपने सही लगाया। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन कहलाता है भारत में तंबाकू का सर्वाधिक मात्रा में निर्यात करने वाला बंदरगाह, जो तंबाकू का जो निर्यात करता है, एक्सपोर्ट करता है, तो एक्सपोर्ट जो करते हैं ना तो चेन्नई करता है ना, तमिलनाडु करते हैं, ये आपको बिल्कुल याद रखना है। और वो चेन्नई बंदरगाह जो सबसे ज्यादा जो तंबाकू को क्या करते हैं, निर्यात करते हैं यानी एक्सपोर्ट करते हैं है ना। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह जो पश्चिमी तट का नहीं है, आप बताइए इसमें से पश्चिमी तट का कौन सा नहीं होगा, जो कि आप लोग को बिल्कुल पता होना चाहिए। ये हल्दिया जो कि ये पूर्वी तट का है ना, ये पूर्वी भाई तट का है, ये आपको ध्यान रखना है ना, ये हम लोग जानते हैं ये अपना जो है क्या आ जाएंगे, ये वेस्ट बंगाल में है। ठीक है, आपने सही दिया है। आगे देखिए निम्नलिखित में से कौन सा है ना पतन जो पूर्वी तट पर स्थित है, तो बताइए कौन सा पतन जो पूर्वी तट पर स्थित है, तो आप लोग को याद रखना कांडला जो कि उड़ीसा में है ना, कोचिच है ना, ये भी नहीं होगा, न्यू मंगल, ये आपको है ना पूर्वी तट पर स्थित है बता रहा है। तो पूर्वी तट पर जो है ना, पूर्वी और आपका साउथ में कौन पड़ता है, तो याद रखिएगा है ना, जो कि आप लोगों को पता है चेन्नई पड़ता है। ठीक है, पूरब और किसमें होता है आपको ध्यान रखिएगा, ये आपका क्या हो जाएंगे भाई, पूरब और क्या हो जाएगा है ना, दक्षिण साइड में। ठीक है, आगे देखिए निम्नलिखित राज्यों में से किसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू पतन है। देखिए आप लोगों में एक मैप का जो है आपको मैप ऐसे बनता है ना, जो कि मैप का है ना, मैप
मैप में ऐसे दिया गया, तो ये तमिलनाडु, ठीक है। तो इसी में जो है ये क्या पूरब में, सबसे पूरब, और क्या हो जाएगा भाई ये दक्षिण में है, ठीक है। साउथ में आपको बात पूरा है, साउथ की बात हो रही है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो आपने बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। निम्नलिखित राज्यों में से किसमें जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू पतन अवस्थित है, तो बिल्कुल आपने क्या दिया भाई महाराष्ट्र, है ना। महाराष्ट्र है ना, पंडित जवाहरलाल नेहरू पतन कहां पे है, महाराष्ट्र में। आगे देखिए क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा पतन जो कृत्रिम है ना, कृत्रिम की बात करें तो याद रखिएगा कृत्रिम यानी जो मतलब मनुष्य के द्वारा बनाया गया हो, तो कौन सा पतन जो है मनुष्य के द्वारा बनाया गया है, और प्राकृतिक जो है ना ईश्वर के द्वारा। तो ये आपको पता है, आपको कृत्रिम की अगर बात करेंगे तो ये चेन्नई जो आपका यानी बिल्कुल सटीक है, ठीक है। चलिए आपने बिल्कुल करेक्ट लगाए, तो ये आपने क्या दिया, चेन्नई दिया, ठीक है। आगे देखिए क्वेश्चन कहलाता है भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह, जो भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह की अगर बात करेंगे तो कौन सा हो जाएगा, मुंबई बंदरगाह, जो कि भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह है। अब बंदरगाह का मतलब ये मत समझ आइए जहां बंदर रहता है, बंदरगाह का मतलब समझ रहे जहां पानी जहाज रुकती है आकर के, है ना। जैसे कि रेलवे स्टेशन में रेलवे जहां रुकती है तो उसको रेलवे स्टेशन बोलते हैं, उसी तरह पानी जहाज जहां जो है रुकती है तो उसको क्या कहते हैं, बंदरगाह कहते हैं, ठीक है। एन्नोर पतन इनमें से किस है ना, किसका अनुसंगी पतन है भाई, तो ये बताइए। हम जानते हैं ना एन्नोर पतन कहां पे, तमिलनाडु, जो कि चेन्नई में, ठीक है। तो ये आपने क्या दिया भाई, बिल्कुल सटीक लगाया, एकदम करेक्ट आंसर है। आगे देखिए क्वेश्चन कहलाता है तूतीकोरन, है ना। यहाँ बात किसकी हो रही है, तूतीकोरिन पतन स्थित है, कहां पे स्थित है, कौन सा राज्य में, तो तूतीकोरिन पतन हम लोग जानते हैं तमिलनाडु में। क्या हो जाएंगे, तमिलनाडु आपने सही लिया। कोचिज पतन, जो कि आप पता है आपको कोचिज की बात हो रही है, तो कोचिज कहां हो जाएंगे, केरल हो जाएगा, उड़ीसा हो जाएंगे, कर्नाटका या केरल या तमिलनाडु। तो ये बताइए कितना आसान क्वेश्चन है, या आप लोग कमेंट करके बताइए। आगे देखिए कोलकाता पतन स्थित है भाई, तो कोलकाता पतन कौन सा राज्य में है ना, तो कोलकाता आप लोगों को पता है ना, कोलकाता पतन है ना, वेस्ट बंगाल का राजधानी कहां भाई, कोलकाता। तो ऑब्वियसली आपका क्या हो जाएंगे, पश्चिम बंगाल, आपने क्या दिए, सटीक लगाएं। आगे देखिए क्वेश्चन कहलाता है मानव विकास रिपोर्ट के अनुसार मानव विकास का कौन सा सूचकांक बताए गए हैं, जो कि आपको बताना है। मानव विकास रिपोर्ट के अनुसार मानव विकास के कौन सा सूचकांक बताए गए हैं, तो याद रखिएगा है ना, जीवन प्रत्याशा, है ना, साक्षरता, प्रति व्यक्ति आय, ये सब है सभी आपका जो आ जाएंगे ये किसमें, मानव विकास सूचकांक में, ठीक है। तो आपने क्या दिया भाई, इनमें से सभी इसका आंसर करेक्ट आंसर हो जाएंगे, ठीक है। देखिए मानव विकास सूचकांक रिपोर्ट जो तैयार किया जाता है ना, वो क्या देखते हैं, शिक्षा, है ना, शिक्षा की स्थिति, है ना, ये आपको ध्यान रखना है, शिक्षा की स्थिति, है ना, संसाधन तक कितना पहुंच है ना, संसाधन तक पहुंच, संसाधन तक पहुंच, उसके बाद आपका क्या हो जाएंगे, शिक्षा, संसाधन तक पहुंच, उसके बाद आपका क्या हो जाएंगे भाई, तो याद रखिएगा आपका क्या हो जाएंगे, स्वास्थ्य, है ना। ये तीनों चीज को देखता है, ये आप लोग को नोट करनी है, ठीक है। आगे देखिए संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यूएनडीपी द्वारा मानव विकास रिपोर्ट का प्रकाशन है ना कब किया गया है, तो याद रखिएगा 1990 को, ये आपने सही लगाया, ठीक है। तो याद रखिए क्या हो जाएंगे, 1990 को आपने करेक्ट लगाया, ठीक है। आगे देखिए क्वेश्चन कहलाता है भारत में न्यूनतम मानव विकास रखने का वाला राज्य कौन सा है, तो भारत में न्यूनतम मानव विकास रखने वाला राज्य आपका कौन सा हो जाएंगे, तो याद रखिए बिहार हो जाएंगे। और सबसे अधिक अगर बात करेंगे तो कौन सा हो जाएगा, तो याद रखिए केरल हो जाएंगे, ठीक है। मानव विकास सूचकांक में प्रथम स्थान पे कौन सा है ना राज्य आता है, केरल, और सबसे कम अपना बिहार आता है, ठीक है। आगे देखिए क्वेश्चन कहलाता है भारत में सर्वाधिक लिंगानुपात वाला राज्य कौन सा है। अगर भारत की अगर लिंगानुपात की अगर बात करें तो याद रखिएगा सबसे अधिक जो है केरल है ना। केरल जो भाई ये लिंगानुपात में 1 नंबर पे आता है। और सबसे कम की अगर बात करें तो याद रखिएगा सबसे कम हरियाणा, है ना। सबसे कम कौन सा हो जाएंगे, हरियाणा सबसे कम, ये आपको ध्यान रखना है किसमें, लिंगानुपात में, ठीक है। आगे देखिए क्वेश्चन क्या कहलाता है भारत में न्यूनतम लिंगानुपात वाला राज्य कौन सा है, तो एकदम बिल्कुल आपको अभी जस्ट मैंने आपको बताया न्यूनतम लिंगानुपात वाला राज्य की अगर बात करेंगे तो ये नोट कर लीजिएगा, हरियाणा जो आपका न्यूनतम लिंगानुपात वाला राज्य है, ठीक है। चलिए आप, और सबसे अधिक किसका है, केरल का है, ठीक है। तो ये आपने क्या दिया, केरल बिल्कुल सटीक लगाया। सबसे पहले ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस इंडेक्स, यानी ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस इंडेक्स की बात कर रहा है, तो सूचकांक में कौन सा आता है, तो याद रखिएगा भूटान आता है, भूटान, ये आपको नोट करना है, ठीक है। तो ये आपने क्या दिया भाई, भूटान, यानी बिल्कुल सही दिया है। आगे देखिए क्वेश्चन कहलाता है मानव विकास के सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है। मानव विकास का सबसे महत्वपूर्ण विशेषता आप लोग को बतानी है, सही तरीके से आप दीजिएगा आंसर। देखिए अगर मानव विकास की सबसे महत्वपूर्ण अगर विशेषता की अगर बात करेंगे तो इसमें आपका क्या आ जाएगा, जैसे लोगों की पसंद को बढ़ाना, एंड आपका क्या अपने लक्ष्य को प्राप्त करने, है ना, करने की स्वतंत्रता, एंड आपका क्या स्वास्थ्य जीवन की जीना, तो ये आपका जो है ना सभी हो जाएंगे इसमें। आगे देखिए क्वेश्चन है, क्वेश्चन कहलाता है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है सत्य है। आपको ध्यान देना है कि इसमें से आपको सत्य पहचानना है। सत्य जो आएगा आपका यानी विकास हमेशा सकारात्मक होता है, ये बिल्कुल, तो ये तो सही, विकास जो हमेशा सकारात्मक, उसका विकास मात्रात्मक होता है, मात्रात्मक तो होगा नहीं, विकास हमेशा नकारात्मक होता है, नकारात्मक नहीं होता है, विकास हमेशा सकारात्मक नहीं होता है। आप देखिएगा ये आपका जो है ना विकास जो गुणात्मक होता है, ये आपने सटीक आंसर दिया। तो विकास का डिफिनेशन की अगर बात करेंगे तो ये विकास हमेशा गुणात्मक होता है, लेकिन ये आपका जो सकारात्मक और या विकास मात्रक ये बिल्कुल नहीं होता है, ये आप नकारात्मक तो होता ही नहीं है। तो ये आपने क्या दिया भाई, बिल्कुल करेक्ट लगाया, ठीक है। तो यानी ऑप्शन आपका डी करेक्ट है। आगे देखिए क्वेश्चन कहलाता है निम्नलिखित में से विकास का अच्छा जो सबसे अच्छा वर्णन करता है, तो बताइए कौन सा अच्छा वर्णन करता है। तो आकार में वृद्धि नहीं होगा, आकार में स्थिरता नहीं, गुणात्मक क्या होगा, सकारात्मक परिवर्तन, ये आपने क्या दिए हैं, सटीक लगाया। तो ये हो गया क्या, विकास का सबसे अच्छा है ना डेफिनेशन। आप देखिएगा HDI रैंक, है ना, आप किसकी बात कर रहे हैं, HDI, है ना, बाकी कसर है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स,
जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में सुधार करने के लिए सरकार को जो किस क्षेत्र में प्राथमिकता देनी चाहिए, सरकार को जो है किस और जो है ध्यान देनी चाहिए ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स को, यानी मानव विकास सूचकांक की बात हो रही है। तो याद रखिएगा, तो वो आपको ध्यान रखना है, ये सामाजिक क्षेत्र में ना दिया जाना चाहिए, और इसका आंसर क्या है, सामाजिक क्षेत्र, बिल्कुल सही है। राजस्थान में गुच्छित बस्तियां की अस्तित्व हेतु सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक क्या है, यानी राजस्थान में जो सर्वाधिक जो है ना गुच्छित बस्तियां क्यों है, तो इसका कारण क्या, जलीय संसाधन की उपलब्धता। ये आपने क्या दिया भाई, एकदम करेक्ट है। जहां जलीय ज्यादा है तो जल का जो है जल जो है आसानी से मिल जाता है, वहां जो है ना क्या, राजस्थान में आपको गुच्छित बस्तियां मिलेंगे, क्योंकि राजस्थान में ना पानी का बहुत ज्यादा क्या है, बहुत ज्यादा जो कमी है, वहां जल्दी से नहीं निकलता है। ठीक है, पानी की जो बहुत ज्यादा कमी है कहां पे, राजस्थान में। ठीक है, आगे देखिए वर्ष 2011 की, अब देखिए राजस्थान में कई ऐसे जगह हैं जहां आप लोग वीडियो वगैरह में देखे होंगे कि जहां पानी नहीं है ना, तो वो गंदा पानी लोग पीते हैं। राजस्थान में बहुत ऐसी जगह आप लोग देखे होंगे। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या में नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत जो 2011 के अनुसार है ना 31.16, यानी बिल्कुल ये आपने सटीक लगाया, यानी इसका आंसर करेक्ट है। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन कहलाता है वर्ष 2011 में भारत में मेगा नगरों की संख्या बताइए, कितना मेगा नगर है भारत में, आपको बताना है कब, किसके अनुसार, 2011 के अनुसार, ये बतानी है आप लोग को। ठीक है, चलिए, तो अगर बात करेंगे 2011 के अनुसार, तो याद रखिएगा है ना 6 आपने सही लगाए। आगे देखिए क्वेश्चन है, क्वेश्चन कहलाता है निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय नगर जो गैरीसिन नगर के श्रेणी में नहीं आता है। इसमें से गैरीसिन नगर के अंतर्गत जो नहीं आता वो अजमेर, ये गैरीसिन नगर के अंतर्गत नहीं आते, आपने क्या दिया, अजमेर, बिल्कुल सही दिया। आगे देखिए निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय नगर जो शैक्षणिक नगर नहीं है, जो कि आपको बताना, जैसे कि रुड़की है ना, रुड़की IIT रुड़की पता ना आपको, ये तो शैक्षणिक नगर है। प्रयागराज, इलाहाबाद, ये भी एक शैक्षणिक नगर, अहमदाबाद भी है, लेकिन वाराणसी नहीं आता, ये आपको ध्यान रखना है। इसका आंसर आपने बिल्कुल सही दिया है। निम्न में से कौन सा सम्मिलित नहीं खाता, आप इसमें से आपको बताया कौन सा जो है सम्मिलित नहीं खाता। प्रशासनिक नगर, ये बिल्कुल कहां पे, शिमला में प्रशासनिक नगर कहा जाता है ना, ये आपको ध्यान रखना है। हिमाचल प्रदेश का राजधानी शिमला। ठीक है, चलिए औद्योगिक नगर जो कि हम लोग जानते हैं भिलाई है ना, इस्पात यानी जो पता है ना, लो इस्पात के लिए भिलाई जो आपका क्या औद्योगिक नगर है ना। शैक्षणिक नगर जो कि रुड़की, अभी तो मैंने बताया। अब देखिए पर्यटन नगर पटना नहीं है, पर्यटन नगर पटना नहीं है भाई। हाँ, अगर बिहार में अगर बात करें तो पर्यटन है ना क्या अपना बिहार के लिए है थोड़ा सा, जो कि है ना उतना घूमने के लिए नहीं है, कोई टूरिस्ट वगैरह यानी आते हैं लेकिन थोड़ा बहुत है, तो उतना उसको जो है क्या पर्यटक नगर के अंतर्गत उसको माना नहीं जाता है। भारत का सबसे बड़ा नगर अगर बात करेंगे, भारत का सबसे बड़ा नगर कौन सा है, तो याद रखिएगा भारत का सबसे बड़ा नगर की अगर बात करेंगे तो मुंबई सबसे बड़ा है। मुंबई से पहले कहां था भाई, तो याद रखिए कोलकाता सबसे बड़ा नगर था। ठीक है, मुंबई से पहले की अगर बात करें तो कोलकाता था, लेकिन अभी क्या है, मुंबई आप करेक्ट आंसर लगाएं। देखिए जल अभाव वाले क्षेत्रों में किस प्रकार की बस्ती पाई जाती है, देखिए जहां जल की कमी है ना, जहां जल का अभाव होगा तो वहां किस प्रकार के जो है ना बस्ती होंगे, तो याद रखिएगा प्रकीर्णन बस्ती आपको मिलेंगे। ठीक है, तो ये आपने क्या दिया भाई, प्रकीर्णन, बिल्कुल सही दिया। आगे देखिए निम्नलिखित में से कौन राजधानी नगर है ना, जो कि आपको बताना, इसमें से राजधानी नगर की अगर बात करेंगे, जैसे कानपुर है ना, ये उत्तर प्रदेश का एक शहर है, ये तो होगा नहीं। दुर्ग छत्तीसगढ़, ये भी आपका नहीं है। अब बात करेंगे चंडीगढ़, जो कि हम लोग जानते हैं ना, हरियाणा का राजधानी भी चंडीगढ़, पंजाब का भी राजधानी चंडीगढ़, तो वो क्या होगा, राजधानी नगर। निम्न में से कौन प्राचीन नगर है, आप देखिए कितना आसान क्वेश्चन पूछ दिया। प्राचीन नगर जो कि पटना को पहले किस नाम से, आजिमाबाद है ना, पाटलिपुत्र, ये तो आप जानते हैं, ये तो क्या प्राचीन है ना, प्राचीन जो है नगर है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व जो पौधों की वृद्धि के लिए जो आवश्यक होता है, तो पौधों में जो है वृद्धि के लिए जो है आवश्यक जो होता है वो किसका होता है, नाइट्रोजन की जो आवश्यकता है ना बहुत ज्यादा होता है, किसमें, पौधों के लिए। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन क्या कहलाता है, शुष्क कृषि, जो यहाँ किसकी बात हो रही है, ड्राई फार्मिंग की बात हो रही है, ये किस क्षेत्र में होती है, तो ड्राई फार्मिंग जहां ज्यादा वर्षा होती है, अधिक वर्षा वाले में शुष्क कृषि नहीं होते दोस्त, उसमें शुष्क कृषि में पानी की आवश्यकता बहुत कम होती है, और पता है इसलिए इसका जो है अधिक वर्षा वाला, ये तो आप जो काट सकते हैं। कम वर्षा वाले क्षेत्र में जलोढ़ मिट्टी वाला तो नहीं होगा, समुद्र करने वाले नहीं, तो याद रखिए कम वर्षा वाला क्षेत्रों में जो है किसकी यानी शुष्क कृषि होती है, ये आपने सही दिया। आगे देखिए खरीफ फसल की बुआई किस महीने में की जाती है, जो कि हम लोग जानते हैं खरीफ फसल की बुआई जो की जाती है वो जून महीना में की जाती है। कौन सा महीना में, जून महीना में, आपने सही दिया। कपास उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन सा है, तो कपास कहां पर होता है, कैसी मिट्टी में होती है, काली मिट्टी में, जिसको रेगुल मिट्टी कहते हैं ना, काली मिट्टी को ही क्या कहा जाता है भाई, रेगुल मिट्टी कहते हैं। और पता है ये जो आपका यानी गुजरात जो है इसका प्रथम स्थान पे आता है, मुंबई आता प्रथम स्थान में, लेकिन ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपका गुजरात है, तो यहाँ आपको ऑप्शन के अकॉर्डिंग गुजरात इसका आंसर सही होगा। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन कहलाता है निम्न से कौन भूमि निम्नीकरण का कारण है, तो भू निम्नीकरण की अगर कारण की अगर बात करेंगे तो याद रखिएगा वो आपका क्या है ना, क्या हो जाएंगे, भू क्षारता, ये किसके अंतर्गत आएंगे, भूमि निम्नीकरण के अंतर्गत आएंगे। मृदा आपका प्रदन वो भी आएंगे, जल जमाव, ये तीनों इसके अंतर्गत आएंगे, यानी इसको आप लोग को अच्छे से नोट करनी है। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन कहलाता है कि कौन जो है जूट उत्पादक राज्य, अब देखिए जूट उत्पादन में जो है हम लोग जानते हैं असम आता है। ठीक है, वेस्ट बंगाल जो प्रथम स्थान पे ही है। अब देखिए अरेबिका पता है आपको, चाय का क्या है भाई, एक प्रकार है चाय और कॉफी का, ये आपको ध्यान रखना। तो अगर चाय मारेंगे तो बिल्कुल सही है, और कॉफी भी देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। अब भारत में चाय की खेती कहां से आरंभ हुई थी, देखिए भारत में चाय की खेती की बात हो रही है कि चाय की खेती जो है कहां से आरंभ हुई थी, तो याद रखिएगा, नोट कर लीजिए आप लोग। अगर चाय की खेती के आरंभ के बारे में पूछे जाएंगे तो ब्रह्मपुत्र घाटी में, ये आपने क्या दिया, सटीक लगाए, ब्रह्मपुत्र घाटी है ना। हरित क्रांति में किस फसल को सबसे अधिक जो है उत्पादन हुआ था, तो
हरित क्रांति से सबसे अधिक किस फसल को है ना लाभ प्राप्त हुआ था, तो याद रखिएगा लाभ जो है गेहूं को प्राप्त हुआ था, ये आपने सही लगाए। और इसका संबंध किससे, तो एम एस स्वामीनाथन आपने सही दिए। शुष्क क्षेत्र में मृदा अपरदन का मुख्य कारण क्या है, जो कि शुष्क क्षेत्र में मृदा अपरदन का वायु अपरदन इसका क्या है, एक बहुत बड़ा कारण है, ये आपने नोट कर लिए होंगे। चावल या धान की खेती संबंधित है, तो चावल और धान की खेती जो आपका आएंगे वो कौन सा खेती के अंतर्गत आएंगे, तो वो आपका गहन निर्वाह कृषि के अंतर्गत आएंगे। ये आपने क्या दिया, सही लगाए है ना। उत्तर भारत में सिंचाई का मुख्य स्रोत क्या है, जैसे कि हम लोग जानते हैं उत्तर भारत में सिंचाई का मुख्य स्रोत की अगर बात करेंगे तो नलकूप हो जाएंगे, ये आपने सही लगाए। तो उत्तर भारत में सिंचाई का मुख्य स्रोत क्या हो जाएंगे, नलकूप। अब देखिए नीरू मीरू, जो कि आप लोग को याद रखना है, ये जो है ना आंध्र प्रदेश का एक योजना है ना, कहाँ का भाई, तो ये आंध्र प्रदेश का आपको याद रखना है। और ये योजना कब चलाई गई थी, 2000 ईस्वी में ये चलाया गया था, ये आपको ध्यान है। अब देखिएगा नीरू मीरू जो है ये आपका यानी जल संभरण प्रबंधन से, यानी जल को संरक्षण के लिए, आपने आंसर क्या दिया भाई, करेक्ट लगाए, यानी क्या हो जाएंगे, जल संभरण आपने सही दिए हैं। ठीक है, देखिए आप लोग बेहतर तैयारी करना चाहते हैं तो इस चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर लें, एंड साथ साथ में अपने दोस्तों के साथ आप लोग एक बार शेयर कर देंगे। ठीक है, अब क्या कहता है, केंद्रीय सरकार द्वारा चलाई गई जो हरियाली प्रोजेक्ट जो है वो संबंधित किससे है, तो हरियाली प्रोजेक्ट आपका जल संरक्षण से हो जाएंगे एंड वायु संरक्षण से, दोनों। तो याद रखिएगा इसका आंसर आपने सी करेक्ट बता रहा है। देखिए समस्त पृथ्वी पर कितना प्रतिशत जल पाया जाता है, जो कि आपको पता है कितना प्रतिशत पाया जाता है, 71% जो है क्या है ना, सिर्फ पानी है। ठीक है, यानी इसका है ना एक भाग में क्या है भाई, तो पता है ना आप लोगों को, एक भाग में सिर्फ स्थल है, उसमें पठार है ना, मैदान है, तो सारा आ जाएंगे। अब देखिए समस्त पृथ्वी पर कितना प्रतिशत जल पाया जाता है, 71%, ये आपने सही दिया। जल भी किस प्रकार का संसाधन है भाई, तो जल के बारे में आपको बताना है ये कैसा संसाधन है। ठीक है, और नवीकरणीय संसाधन वैसा संसाधन जो कभी ना कभी उसको खत्म होना है, अजीब संसाधन तो होगा ही नहीं। ये क्या चक्रीय संसाधन है जो कभी वो खत्म नहीं होगा, फिर पुनः अपने अवस्था में आ जाएंगे, तो ये चक्रीय संसाधन हो गया। जल किस प्रकार का संसाधन है, तो ये चक्रीय संसाधन है। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन कहलाता है नीरू मीरू या जल और आप परियोजना भारत में है ना, भारत के कौन से राज्य में चलाया जा रहा है, तो मैंने आपको क्या बताया कि नीरू पीरू ये जो जल को संरक्षण के लिए या आंध्र प्रदेश में चलाया गया था, कितना 2000 से चल रही है योजना, ये आप लोग को पता ही है। ठीक है, तो डियर ये जितनी सारी जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था बुक से, उन सभी क्वेश्चन को आप जो मैंने आपको प्रोवाइड किए, तो इस क्लास को अपना हो सके तो 2 से 3 बार भाई कर लीजिए, इस क्लास को एकदम छोड़ेंगे नहीं, 2 से 3 बार कर लीजिएगा। और आपसे मेरी रिक्वेस्ट है, निवेदन है कि आप भाई इसको शेयर जरूर कीजिएगा, एंड जो बच्चे नए आ रहे हैं चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपके लिए इतना मेहनत कर रहे हैं, तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपको जो है ना करनी है। ठीक है, तो डियर चलते हैं।